1977 का आरंभ भारत के लिए एक नया सवेरा लेकर आया। तानाशाही की 19 महीने लंबी काली रात पर लोकतंत्र का अलसभोर अपनी छाप छोड़ने लगा। जनवरी महीने में ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इंदिरा गांधी ने नए चुनाव का ऐलान लोकतंत्र की मजबूती के लिए नहीं किया था। 19 महीनों तक देश तानाशाही की चादर ओढ़े रहा और हुकूमत ने लोगों की चुप्पी को अपने लिए समर्थन समझ लिया। एजेंसियों और उसके सरकारी बाबुओं ने भी इंदिरा गांधी और संजय गांधी को यह समझा दिया कि अगर चुनाव हुए तो जीत ऐतिहासिक होगी। चुनाव हुए, जीत भी ऐतिहासिक हुई, लेकिन विपक्ष की। जेल में बंद विपक्ष के तमाम छोटे बड़े नेताओं को रिहा कर दिया गया। 19 जनवरी को मोरारजी देसाई के घर पर उनकी पार्टी कांग्रेस ओ, हिंदूवादी पार्टी जनसंघ, चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल और समाजवादियों की सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। बाद में इन सभी नेताओं ने कांग्रेस के बागी नेता चंद्रशेखर के साथ जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की। जेपी विपक्षी एकता की धुरी बने। उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि जयप्रकाश नारायण के ऊपर अपनी कोई इच्छा लाद सकना किसी के लिए भी संभव नहीं था। इसीलिए जब उन्होंने ये घोषणा की कि अगर आप एक पार्टी नहीं बनाते हैं तो मैं आपके लिए वोट मांगने समाज में नहीं जाऊंगा, तो सारी पार्टी की हेकड़ी ख़त्म हो गई। हर पार्टी ने समझ लिया कि अगर ये आदमी वोट मांगने नहीं निकलेगा तो हमको वोट कोई देने वाला नहीं है। इसलिए तुरंत से एक पार्टी बन गई जिसको हम लोग जनता पार्टी कहते हैं। विपक्षी एकता से इंदिरा गांधी चिंतित तो हुई लेकिन डरी नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा खतरा उस समय महसूस हुआ जब बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया, जो उनकी ही सरकार में मंत्री थे। हेमवती नंदन बहुगुणा और नंदिनी सतपथी के साथ मिलकर बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई और जनता दल के साथ सीटों का तालमेल कर लिया। जगजीवन राम दलितों के सबसे बड़े नेता थे, जिनकी राजनीतिक सूझबूझ का विरोधी भी लोहा मानते थे। जगजीवन राम के कांग्रेस छोड़ने से जनता में यही संदेश गया कि कांग्रेस के दिन लग चुके हैं। इधर उत्साहित विपक्ष ने 6 मार्च 1977 को रामलीला मैदान में जेपी की अगुवाई में विशाल जनसभा की। जिस प्रकार से अंग्रेज के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष, उसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, कम से कम उसके अंतिम चरणों में, उसी प्रकार से लोकतंत्र के रक्षा के लिए जो संघर्ष 70 के दशक में हुआ, उसका नेतृत्व जयप्रकाश जी ने किया। रामलीला मैदान की उस रैली ने कांग्रेस के होश उड़ा दिए थे। उस रैली में 2 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे। हालांकि सरकार को इस बात का अंदाजा पहले से ही था और इसीलिए सरकार ने रैली के समय दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म दिखाई, जो उस समय की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। लेकिन फिल्मी पर्दे के हीरो को टीवी पर देखने के बजाय लोग असली हीरो को देखने रामलीला मैदान पहुंचे और वो असली हीरो थे जयप्रकाश नारायण। जेपी विपक्ष के स्टार प्रचारक थे। 21 फरवरी से 5 मार्च के बीच जेपी ने पटना, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, इंदौर, पुणे और रतलाम में ताबड़तोड़ रैलियां की। हर रैली में जेपी ने एक ही बात कही, आजादी चाहिए तो विपक्ष को वोट दो, तानाशाही चाहिए तो इंदिरा को। इंदिरा ने लाख सफाई दी, लेकिन इमरजेंसी की ज्यादतियां और नसबंदी का कहर लोगों में घर कर चुका था। नतीजा ये हुआ कि 20 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक हार का मरसिया पड़ती नजर आई। दूसरों को छोड़िए, रायबरेली से खुद इंदिरा गांधी और अमेठी से संजय गांधी चुनाव हार गए। इंदिरा की हार की खबर जैसे ही आकाशवाणी से प्रसारित हुई, रेडियो पर ये गाना बजा। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। जनता ने जनता पार्टी को जिता दिया।
जनता पार्टी और जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को 540 सीटों में से 298 सीटें मिली, यानी स्पष्ट बहुमत। दूसरी तरफ कांग्रेस को 153 सीटें मिली, जो कि 1971 के नतीजे से 200 सीटें कम थीं। जनता पार्टी जीत तो गई, लेकिन सवाल उठा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मुख्य दावेदार थे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। तीनों की तनातनी के बीच नेता चुनने का जिम्मा जेपी पर छोड़ा गया। जेपी ने मोरारजी के नाम पर मुहर लगा दी। चरण सिंह गृह मंत्री बने और थोड़े मान मनोबल के बाद जगजीवन राम रक्षा मंत्री। साथ ही दोनों नेताओं को उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया। जनसंघ धड़े के अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री। चंद्रशेखर, मधु लिमये और नानाजी देशमुख ने मंत्री बनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चंद्रशेखर को जनता पार्टी की बागडोर मिली और मधु लिमये प्रधान महासचिव बने। चंद्रशेखर जी, मधु लिमये भी मंत्री नहीं बनना चाहते थे, ऐसा तो नहीं था, लेकिन वो सब लोग अपने मन चाहे मंत्रिमंडल को पाना चाहते थे और जिसके लिए मोरारजी देसाई तैयार नहीं थे। इसलिए समझौता इस बात पर हुआ आखिर में कि अनुभवी व्यक्ति सरकार चलाए और नए लोगों के हाथ में पार्टी सौंप दी जाए। इस समझौते के तहत चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और मोरारजी देसाई अपनी सरकार चलाते रहे। जनता सरकार इंदिरा गांधी के खिलाफ बदले की कार्रवाई पर उतर गई। राज्यों की कांग्रेस सरकारें ही बर्खास्त नहीं की गईं, बल्कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जांच के लिए एक साथ 8 कमीशन बैठा दिए गए। इनमें से एक आयोग इमरजेंसी के लिए था, एक आयोग समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के इलाज में गड़बड़ी करने पर, एक आयोग संजय गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इसी बीच 27 मई 1977 को बिहार के बेलची में दलितों का नरसंहार हुआ। कहते हैं राजनीतिक संन्यास का मन बना रही इंदिरा गांधी को इसने अपनी राजनीति जमाने का एक मजबूत मौका दे दिया। इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर बेलची गई। अखबारों की सुर्खियां बनी। इंदिरा की तस्वीरों से जनता सरकार भड़क गई। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का प्लान बना। अक्टूबर में एक रात इंदिरा पुलिस हिरासत में रही। अगले दिन जब कोर्ट पहुंची तो कांग्रेस समर्थकों का हुजूम देख सरकार पस्त होने लगी। 6 महीने पहले तक राजनीति की खलनायिका बन चुकी इंदिरा रातों रात महानायिका बनने लगी थी। इसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की शानदार जीत हुई, तो इंदिरा का आत्मविश्वास लौटा। इंदिरा ने चिकमंगलूर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा। जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों ने चिकमंगलूर में डेरा डाल दिया। तब कांग्रेस ने यह नारा दिया था कि चिकमंगलूर चिकमंगलूर, एक शेरनी 100 लंगूर। जनता पार्टी के नेता इंदिरा से लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ आपस में भी। चरण सिंह ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बेटे कांति देसाई पर आरोप लगाया कि वो प्रधानमंत्री आवास में बैठकर आर्थिक फायदे के लिए काम करते हैं। विवाद बढ़ा तो प्रधानमंत्री देसाई ने चरण सिंह और उनके सहयोगी राज नारायण को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। 1978 के दिसंबर महीने में चरण सिंह ने दिल्ली में जबरदस्त रैली की, जिसमें उमड़े जन सैलाब को देखकर मोरारजी उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में लेने को मजबूर हुए। फरवरी 1979 में चौधरी चरण सिंह वित्त मंत्री बने। चौधरी चरण सिंह का पहला बजट किसानों को सब्सिडी के लिए मशहूर हुआ। ये बम्पर सब्सिडी थी, लेकिन चरण सिंह भी बम्पर सपना देख रहे थे। प्रधानमंत्री बनने की हसरत उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। तो दूसरी तरफ कुछ नेता, जिनमें मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस और कृष्णकांत थे, जिनका जनसंघ के नेताओं से आरएसएस से नाता पच नहीं रहा था। इन नेताओं ने जनसंघ ग्रुप के इन नेताओं को साफ कह दिया कि अपना नाता आरएसएस से तोड़ें। जुलाई 1969 में समाजवादियों ने संसद में अलग बैठना शुरू किया। इस कलह से आजिज आकर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। जनता पार्टी टूट गई। इंदिरा गांधी ने मौका देखकर चरण सिंह को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया। चरण सिंह की प्रधानमंत्री बनने की बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा। हम सबको पुरुषार्थ करना होगा।
मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूँ। पहले मोरारजी फिर चरण सिंह का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन जनता पार्टी बनाने वाले जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का सपना अधूरा रह गया। इसी बीच 8 अक्टूबर 1969 को जयप्रकाश नारायण का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। जनता के भरोसे का महानायक चला गया। पीछे बचा तो जनता पार्टी के अवशेष और इंदिरा गांधी के आगमन की दस्तक। जिन लोगों ने जेपी के नेतृत्व में लोकतंत्र की बहाली की, जनता पार्टी की सरकार बनवाई, उनका सपना यह था कि जेपी की संपूर्ण क्रांति का जो अब सपना है उसे जनता पार्टी पूरे करेगी। लेकिन जनता पार्टी की सरकार 29 महीने बाद चली गई, तो जो जेपी का सपना था वो धरा रह गया। इंदिरा गांधी ने चरण सिंह की सरकार से महीने भर में समर्थन वापस ले लिया। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को वोट 36% मिले और सीटें 540 में से 353। इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गईं। लेकिन जीत का ये जश्न जून की तपिश में झुलस गया। 23 जून 1980 को इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। तो ये घटना घटी। घटना घटने के बाद उनका शव राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लाया गया। हम लोग सब वहाँ दौड़े, वहाँ पहुँचे। चंद्रशेखर जी भी उसी वक्त आए। तो इंदिरा जी का देखिए कितना देश के प्रति उनका माँ होकर के भी, तो इंदिरा जी से संवेदना प्रकट करने लगे चंद्रशेखर जी। हम लोग सब वहीं पर थे ही। अब एक शोकाकुल वातावरण था, लेकिन इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर जी से कहा कि चंद्रशेखर जी, हम तो 2-3 दिन से आपको खुजवा रहे थे, मुझे असम के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। संजय की मौत ने इंदिरा गांधी को बुरी तरह झकझोर दिया। 4 दिन तक अपने कमरे में बंद रहने के बाद जब वो दफ्तर पहुंची तो बिल्कुल हताश, निराश, अकेली और टूटी हुई थी। इंदिरा ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी से राजनीति में आने को कहा। पहले तो राजीव इनकार करते रहे, फिर संजय की संसदीय सीट अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीता और साथ ही कांग्रेस के महासचिव बने। इंदिरा गांधी के शासन का दूसरा दौर निजी हादसों और पंजाब में अशांति में गुजरा। अकाली दल की कार्ड के लिए संजय गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री रहे ज्ञानी जैल सिंह ने भिंडरावालों को सिखों का आक्रामक नेता बना दिया। भिंडरावाले ने सिखों को अलग कौम बता दिया और कुछ ही दिनों में भिंडरावाले इतने आक्रामक हो गए, इतने बागी हो गए कि इंदिरा गांधी को पंडिताइन कहकर संबोधित करने लगे। बहुत चर्चा चल रही है, अखबारों में चल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री रहे ज्ञानी जैल सिंह ने जरनैल सिंह भिंडरावाला को सिखों का आक्रामक नेता बनाया। भिंडरावाला ने सिखों को अलग कौम बताया। भिंडरावाला जल्द ही इतने बागी हो गए कि वो इंदिरा गांधी को पंडिताइन कहकर संबोधित करने लगे। अब भिंडरावाला ने पंजाब में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक आंदोलन छेड़ दिया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भिंडरावाला की हर गतिविधि का केंद्र बन गया। 3 जून 1984 को संत लोंगोवाल ने ऐलान किया कि पंजाब से अनाज का एक दाना भी बाहर नहीं जाएगा। पंजाब उपद्रवियों के हाथों में सुलगने लगा। 3 से 6 जून तक चले ऑपरेशन ब्लू स्टार में अकाल तख्त पूरी तरह तबाह हो गया। स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चली। कई सदियों में पहली बार 6, 7 और 8 जून को पाठ नहीं हो पाया। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार 83 सैनिक मारे गए और 249 घायल हुए। 493 चरमपंथी मारे गए, 86 घायल हुए और 1592 को गिरफ्तार किया गया। I don't think we could have done anything else. We wanted to give the maximum time to those inside, to whom we were pointing out that there was that we had clear information about the accumulation of arms, about giving shelter to criminals and murderers and so on. And we were hoping to that they themselves would act and not allow these people to use such a sacred and holy place as a shelter. इस घटना में भिंडरावाला मारा गया।
लेकिन पंजाब सुलगने लगा। अंदर ही अंदर सिख भावनाएं इस कदर भड़की कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने कर दी। अब इंदिरा जी इतना सेकुलर थी, इतना सेकुलर कि उनके सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी थे उसमें भी 2 सिख थे उसमें। तो इंदिरा जी को इंटेलिजेंस के लोग वगैरह होते ही हैं, उनको सलाह लोगों ने दिया कि इनको हटा दीजिए आप, क्योंकि जो हालात है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। इंदिरा जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये अपने लोग हैं। इंदिरा गांधी का शव उसी 3 मूर्ति भवन में रखा गया जहां 20 साल पहले उनके पिता जवाहरलाल नेहरू का शव रखा गया था। कांग्रेस समर्थक इंदिरा गांधी के नाम का नारा लगाते हुए गुस्से से भड़के हुए थे। सिखों के खिलाफ दंगा भड़क गया। 31 अक्टूबर की रात भड़की हिंसा 2 नवंबर तक चलती रही। दिल्ली में ही 1000 से ज्यादा सिख मारे गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिखों के खिलाफ भड़के जनाक्रोश को वो रोक नहीं सके, और न ही उनके गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव और न ही उनकी पुलिस। पीड़ितों के जख्मों को राजीव गांधी के एक बयान ने और भी हरा कर दिया। राजीव ने कहा था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इंदिरा गांधी की हत्या के साए में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तय समय से थोड़ा पहले ही चुनाव करा दिया। सहानुभूति का ज्वार ऐसा उमड़ा कि राजीव गांधी को 50% से ज्यादा वोट मिले। लोकसभा में 80% सीटें मिली। विपक्ष नील बटे सन्नाटा हो गया। 1.5 साल पहले कन्याकुमारी से दिल्ली की पदयात्रा करके जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने वाले चंद्रशेखर से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। राजीव गांधी आजाद भारत की सबसे प्रचंड बहुमत वाली सरकार के मुखिया बने। प्रधानमंत्री बने बिल्कुल साफ सुथरी मिस्टर क्लीन छवि के साथ। उसके बाद राजीव गांधी ने पंजाब और असम में शांति बहाली की कोशिशें की, देश में तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया। पहला साल उम्मीदों और विकास का साल रहा, लेकिन उसके बाद चुनौतियां आईं। क्या और कैसे, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विपक्ष का सूपड़ा साफ करके राजीव गांधी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन 1 साल बाद ही उनकी मुश्किलें बढ़ने लगीं और इसकी शुरुआत हुई शाहबानो केस से। इंदौर की रहने वाली शाहबानो के पति ने उसे तलाक दे दिया था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हवाला देकर गुजारा भत्ता नहीं दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया तो मुस्लिम समुदाय का कट्टरपंथी तबका खफा हो गया। इंदौर में कट्टरपंथियों ने तो शाहबानो को अछूत बना दिया। कट्टरपंथियों का दबाव ऐसा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी झुक गए। राजीव सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार की इस मुस्लिम तुष्टीकरण नीति से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। ये पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत नहीं थी कि वो राजीव जी का स्टैंड चेंज करा देता, लेकिन ये जो जिन लीडरों के मैंने नाम लिए हैं, इन लोगों का एक विचार था, और विचार ये था कि हमारी जिम्मेदारी मुसलमानों के समाज सुधार की नहीं। अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दीजिए। हम अपने वोट को काहे को रिस्क लें जिसमें हमारा वोट खतरे में पड़ जाए। और उनकी जो ये सोच थी, ये सिर्फ शाहबानो मामले में नहीं थी, उनकी ये सोच हर मामले में थी। एक तरफ शाहबानो केस से राजीव सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप चस्पा हुआ, तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री वीपी सिंह के भ्रष्ट उद्योगपतियों के खिलाफ कड़े तेवर भी सरकार के लिए मुश्किल बन रहे थे।